नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और यह इस पेपर का प्रथम अध्याय है। और प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका, उसका नाम है प्रतिनिधि पश्चिमी राजनीतिक विचारक। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सर्वप्रथम हम जो विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रश्न पत्र के लिए जो पाठ्यक्रम या सिलेबस निर्धारित किया गया है उसका एक बार अवलोकन यहाँ कर लेते हैं। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो है आपका विश्वविद्यालय, उसने इस प्रश्न पत्र के लिए निम्न विचारकों को इस प्रश्न पत्र में शामिल किया है और यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। जो खंड क या सेक्शन ए है उसके अंतर्गत हमें प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास इन राजनीतिक विचारकों के विचारों का या सिद्धांतों का अध्ययन करना है। और जो खंड ख या सेक्शन बी है उसके अंतर्गत जो विचारक शामिल हैं उनके नाम हैं मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। इसी प्रकार हम खंड ग की बात करें अर्थात सेक्शन सी की बात करें तो इसमें जो विचारक शामिल हैं उनके नाम हैं बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लास्की और मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो इन विचारकों का अध्ययन हमें बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इनका अध्ययन हमें करना है। और आज हम इसका प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग प्लेटो का अध्ययन करेंगे। जो आज का व्याख्यान है वह प्लेटो के अध्याय से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम प्लेटो का परिचय इस व्याख्यान के दौरान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्लेटो का जो समय काल हमारी पुस्तकों में दिया हुआ है वह है 428 से 347 ईसा पूर्व, अर्थात 428 में प्लेटो का जन्म होता है और 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्लेटो का जो सबसे महत्वपूर्ण कथन जो है। जब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम प्लेटो का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो इनका यह जो कथन है सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाएं या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में न मिल जाए, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि राजा या युवराज जब तक दार्शनिक नहीं बन जाते तब तक जो नगर राज्य हैं उनमें जो बुराइयां व्याप्त थी प्लेटो के समय में उनसे मुक्त नहीं हो सकता और न ही संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। इस कथन में वे कहना चाह रहे हैं जो राजा होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक। प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है क्योंकि उसके पूर्व पश्चिम में पाश्चात्य देशों में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया है। तो अगर यह प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक क्यों कहा जाता है तो आपको उत्तर में इस लाइन को लिखना है कि प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है क्योंकि उसके पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया कि प्लेटो से पहले पाश्चात्य जगत में किसी के भी द्वारा राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया गया। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन
मानवता के लिए एक अमर संदेश है। उसका कहना था कि राज्य मानव मानस मनस मन या मस्तिष्क का ही प्रतिरूप है और जिस प्रकार एक आदर्श राज्य में आदर्श मानव में सत रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। जो यह बात है यह प्लेटो की एक शाश्वत सत्य के रूप में है और मानवता के लिए एक अमर संदेश के रूप में यह बात उसने कही है। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से एथेंस और स्पार्टा प्राचीन यूनान के दो नगर राज्य थे। और प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। तो एथेंस को स्पार्टा के सामने युद्ध में घुटने टेकते हुए देखा, यानी पराजित होते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए भी देखा। उसने अपने देश एथेंस में 30 तानाशाहों का 30 लोगों का एक शासन था, जिसे 30 आतताइयों का शासन नाम दिया गया था। 30 आतताइयों का शासन और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा। अतः उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया और उसे समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा की धारणा में। जो एथेंस में प्लेटो के समय सार्वजनिक जीवन में जो बुराइयां थी, उनका समाधान प्लेटो को किसमें दिखाई दिया? दार्शनिक राजा के शासन में या दार्शनिक राजा के शासन की धारणा में। वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को वह क्या कहता है? दार्शनिक शासक। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। प्लेटो कहता है कि जो शासन कार्य है एक विशेष कला है। अतः इस कला, चूंकि शासन एक कला है, तो यह जो है सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन कार्य किया जाना चाहिए। शैली या शैले एक विचारक हैं, वो कहते हैं वह अर्थात प्लेटो प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इस प्रकार के जो कथन होते हैं इनको आपको याद रखना है। ये आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में और आगे चलकर जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो अपने विषय की, वहां पर इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो जिस प्रकार के जो कथन होते हैं इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखकर इनका बार बार रिवाइज करें, अभ्यास करें, ताकि ये आपको याद हो सकें। तो शैले क्या कहते हैं? वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, अपितु या वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उसका यह आग्रह था कि राजनीतिक अधिकार या आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए। मतलब जो राजनीतिक शक्ति, हम संक्षेप में इसको कहें कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग होनी चाहिए। तो यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी आज बहुत आवश्यकता है, बहुत प्रासंगिक है आज के समय में भी। और आज जो हम पूरे विश्व में, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार पनपता हुआ देखते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाना। ठीक है। प्लेटो का यह विश्वास कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षण, यानी सांसारिक जो आकर्षण होते हैं, सांसारिक जो मोह माया होती है, उससे परे हो। वो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हो, यानी वो आर्थिक स्वार्थों से परे हो और सांसारिक जो आकर्षण है, सांसारिक जो मोह माया है, उससे परे हो। उन ऐसे लोगों के हाथ में जो है शासन सत्ता
होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार। ठीक है, तो यह जो बात थी प्लेटो की, यह एक उनका अमर संदेश है जो उन्होंने मानवता को दिया था। तो प्लेटो एक अमर दार्शनिक है और मानवता उसकी हमेशा चिर ऋणी रहेगी। जो प्लेटो ने बातें कही हैं उसके लिए जो आज की मानवता है, हमारी जो मानव समुदाय है, वो हमेशा के लिए चिर ऋणी रहेगा। अब बात करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय की। हम उसके व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा यहां जान लेते हैं। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको याद रखनी है कि प्लेटो का जन्म कब और कहां हुआ था। तो आपको दो बातें याद रखनी है। एथेंस वह जगह है या वह देश है जहां पर प्लेटो का जन्म हुआ, और समय क्या था, 428 ईसा पूर्व। प्लेटो का पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था और उसकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। तो आपको के माता पिता के बारे में भी जानकारी रखनी है। प्लेटो को उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। अर्थात वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, वह वैभवशाली था क्योंकि राज परिवार से उसका संबंध था, वह अद्वितीय सौंदर्य का धनी था, शारीरिक रूप से वह बहुत स्वस्थ था, उसकी बुद्धि प्रखर थी। तो इन सभी चीजों का उसको सौभाग्य प्राप्त था। प्लेटो का जो वास्तविक नाम क्या था, अरिस्तोक्लीज। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक यानी शारीरिक शिक्षक ने उसको, अरिस्तोक्लीज को क्या नाम दिया, प्लेटो, और कालांतर में वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेजा गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान प्राप्त किया। आपको याद रखना है, सुकरात जो है प्लेटो का गुरु था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी। वह कुलीन वर्ग में उत्पन्न हुआ था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्वाभाविक जो इच्छा थी वह एथेंस में राजनीतिक जीवन वह अपनाना चाहता था। किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड दिया गया, तो इस घटना का उसके जीवन पर एक आघात लगा और उसने अपनी सारी योजनाएं, मतलब राजनीतिक जीवन अपनाने की जो योजनाएं वह बना रहा था, वे सारी योजनाएं उसने स्थगित कर दी, परिवर्तित कर दी, और उसने एक दार्शनिक के जीवन को अपना लिया। किस घटना के बाद? सुकरात को विष दिया गया था तत्कालीन शासन के द्वारा 399 ईसा पूर्व में, और उन्हें मृत्युदंड की सजा उस शासन व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रह सका और वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। जब मृत्युदंड दिया गया सुकरात को, तो वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में मिस्र, इटली, यूनान आदि नगरों के भ्रमण पर वह निकल गया और 12 वर्षों तक वह इसी प्रकार का भ्रमणशील जीवन उसने व्यतीत किया। ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की थी। इसी काल में वह सिसिली भी गया और सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहां के राजा दियोनीसियस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय यानी एक स्कूल या एक विद्यालय खोला, और यही प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है।
ठीक है। जो प्लेटो के द्वारा विद्यालय या शिक्षणालय खोला गया 388 ईसा पूर्व में, उसका क्या नाम था? अकादमी। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में इसी अकादमी में व्यतीत किए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन, इन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा यहाँ पर प्रमुख रूप से विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। इस शिक्षणालय विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे, ज्यामिति। ज्यामिति एक गणित की एक शाखा है। ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। तो गणित शास्त्र को अकादमी में प्रमुख स्थान प्राप्त था और इसी वजह से प्लेटो ने अपने विद्यालय या शिक्षणालय के जो एंट्रेंस गेट था, प्रवेश द्वार था, उस पर क्या शब्द अंकित किए थे कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहां प्रवेश ना करे। 367 ईसा पूर्व में दियोनीसियस प्रथम की मृत्यु के बाद दियोनीसियस द्वितीय, उसका पुत्र, राजगद्दी पर बैठा। सिराक्यूज राज्य, सिसिली का जो सिराक्यूज राज्य था वहां पर। इसी समय उसे दियोन जो था प्लेटो का मित्र था, ये संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावनाएं निहित थी, इसलिए वह सिराक्यूज चला गया। प्लेटो वहां कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता वहां नहीं मिली। इसी समय दियोनीसियस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वासित कर दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दियोनीसियस द्वितीय और प्लेटो के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 367 ईसा पूर्व में पुनः एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। जो सिसिली का सिराक्यूज राज्य था, तो वहां पर वह अपने मित्र दियोन के कहने पर जो प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत था उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए वहां पर वह गया था, लेकिन उसे अपने इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। और 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व वह सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर अपने पीछे, जिसमें अरस्तु उसका महान शिष्य था, प्लेटो जो है मृत्यु की गोद में सो गया। ठीक है, ये प्लेटो का जीवन परिचय था। अब हम बात करते हैं प्लेटो के संवाद, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। जो प्लेटो के जो ग्रंथ हैं, प्लेटो के जो सभी ग्रंथ हैं वह प्रश्नोत्तर रूप में, प्रश्नोत्तर अर्थात संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए हैं। इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। प्रश्न अगर आपके आए कि प्लेटो के ग्रंथों को संवाद क्यों कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है कि प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे होने के कारण उन्हें संवाद नाम दिया गया है। प्लेटो ने इस प्रकार के लगभग 36 संवाद लिखे। इनमें से जो प्रमुख हैं उसके अपोलोजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटोगोरस, गोर्जिया, रिपब्लिक, फेड्रस, फेडो, स्टेट्समैन, फिलबस, क्रीशस तथा लॉज, ये उसके प्रमुख ग्रंथ हैं और उनका रचना काल भी अलग अलग है, जिसमें आपको दिया गया है। उसके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रमुख रूप से उसके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए या उनकी ओर देखना चाहिए। वे हैं रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। ठीक है, और जो सबसे प्रमुख ग्रंथ या सबसे प्रमुख संवाद है जिसने प्लेटो को अमर बनाया, वह है उसका रिपब्लिक ग्रंथ। तो आपको याद रखना है, तो प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का क्या नाम है? रिपब्लिक। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। उसने गूढ़, गंभीर दार्शनिक विषयों को संवादों के माध्यम से ऐसे नाटकीय और सजीव रूप में उपस्थित किया है कि उनमें उपन्यासों जैसी रोचकता आ गई है। अब बात करते हैं हम उसके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक की। रिपब्लिक के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। इसमें प्लेटो की नाटकीय शैली, उसका कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। ठीक है, और इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा या दूहरा शीर्षक प्राप्त है।
कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है, रिपब्लिक का अन्य नाम क्या है, तो उसका नाम है न्याय, या इंग्लिश में कहें तो कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। क्योंकि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है इस रिपब्लिक का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसी के आधार पर इसे यह नाम दिया गया है। यह कोई राजनीति विज्ञान या विधान शास्त्र यानी कानून शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं है। इसमें समाज शास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। आपको इन छोटी छोटी बातों को भी बड़ी गहराई से पढ़ना है, कई बार छोटे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। सेबाइन कहते हैं यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और न ही यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इनमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें यह सभी कुछ है और इससे अधिक भी, क्योंकि कला, शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया है। तो यह सेबाइन का कथन है रिपब्लिक के बारे में। वास्तविकता यह है कि प्लेटो के समय में आधुनिक काल की भांति विभिन्न शास्त्रों या विषयों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं था। समस्त मानव जीवन का ही शास्त्र था और रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न किया गया है। तो बारकर कहते हैं यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। इसी प्रकार नेटलशिप का कथन है कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का नाटकीय रूप है। डॉक्टर मुरे के शब्दों में हम कहना चाहें तो रिपब्लिक एक साथ ही तत्व ज्ञान और दर्शन का, राजनीति विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है। एक ही साथ तत्व ज्ञान और दर्शन का और राजनीति विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है। विल ड्यूरेंट भी इसी प्रकार की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक की विषय वस्तु की। जो अर्नेस्ट बारकर विचारक हैं उन्होंने रिपब्लिक को निम्न 5 भागों में विभक्त किया है। पहला है आध्यात्मिक भाग। प्लेटो का रिपब्लिक है प्लेटो की, उसको 5 भागों में अर्नेस्ट बारकर ने विभाजित करते हुए जो पहला भाग का नाम दिया है वह है आध्यात्मिक भाग। इस भाग में अच्छा, भला या नेक अर्थात गुड क्या है, अच्छा क्या है, इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्लेटो ने इन शब्दों की परिभाषा दी है और सब भौतिक पदार्थों में एक ही तत्व की विद्यमानता प्लेटो ने बताई है। इस भाग में प्लेटो का रहस्यवादी रूप हमारे सामने आता। प्लेटो जो है एक रहस्यवादी के रूप में हमारे सामने इस वाले भाग में दिखाई देता है। दूसरा जो भाग है वह उसका विषय है नैतिक दर्शन। इस भाग में मानव आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि न्याय के संयोग से ही आत्मा पूर्णता प्राप्त करती है। हम देखेंगे आत्मा के गुणों के बारे में जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं समझता। नीति शास्त्र के नियम व्यक्ति और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। व्यक्ति और राज्य दोनों के सद्गुण समान हैं। इसी धारणा के आधार पर प्लेटो का नैतिक दर्शन उसकी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार बन गया है। तीसरा भाग है वह उसका संबंध है शिक्षा से। इस भाग में आदर्श राज्य के निवासियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई है। जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसके जो निवासी हैं उसमें शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था इस भाग के अंतर्गत की गई है। प्लेटो सोद्देश्य शिक्षा पर बल देता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। उसका विचार है कि आदर्श राज्य का संचालन इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त दार्शनिक शासक के द्वारा किया जाना चाहिए। आदर्श राज्य में शासक कौन होगा? दार्शनिक शासक होगा। चौथा भाग है संपत्ति और परिवार से संबंधित है। इसमें वर्ग विशेष के लिए स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। हम इसके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद की प्लेटो ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और प्लेटो लिखता है कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। जो स्त्रियों और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत है उसके संदर्भ में प्लेटो कहता है कि जो सत्ता चाहते हैं अर्थात जो राजा बनना चाहता है या शासक बनना चाहता है उसे इनका मूल्य चुकाना होगा, अपने परिवार के रूप में और अपनी संपत्ति का त्याग करके। फिर है आदर्श राज्य का पतन। जो 5वां भाग है उसका संबंध है आदर्श राज्य का पतन। इतिहास के दर्शन की ओर इंगित करते हुए प्लेटो ने
रिपब्लिक के इस भाग में बताया है कि यदि आदर्श राज्य की विद्यमानता के लिए आवश्यक अवस्थाओं पर नियंत्रण न रखा जाए तो आदर्श राज्य एक निरंकुश और आततायी राज्य में परिणत हो जाता है। इस भाग में क्या कहता है कि जो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं उनको नहीं बनाए रखा जाए या उन पर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो आदर्श राज्य नष्ट हो जाता है और वह एक निरंकुश और अधिनायकवादी राज्य, तानाशाही राज्य में परिणत हो जाता है। ये जो 5 भाग हैं इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा भाग ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रिपब्लिक संपूर्ण मानव दर्शन की रचना है। सेबाइन के शब्दों में हम कहें तो यह बुद्धि के ऐसे विश्वास की घोषणा है जो ज्ञानोदय में ही उन शक्तियों का आभास करता है जिन पर सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। तो बच्चों, यह प्लेटो का जीवन परिचय है, उसकी रचनाओं के बारे में हमने जाना, उसकी पुस्तकें, उसका जीवन परिचय, उसे क्यों पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, इन बातों का इसमें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है। और जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो तथ्य हैं, उनको आप अपनी नोटबुक के अंतर्गत लिखकर उनका बार बार अभ्यास करते रहें। और प्लेटो के परिचय से संबंधित इस संपूर्ण जानकारी को आप इस वीडियो के लिंक, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, वहां से पीडीएफ फाइल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को आप डाउनलोड कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी प्लेटो के ही किसी अन्य टॉपिक के साथ।